हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम आप लोगों के सामने सीटेट के पिछले साल के आए हुए मैथ के पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से आप एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। जैसे पहला प्रश्न ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती हैं। ठीक है, टोटल कितने टीचर हैं हमारे पास? टोटल टीचर कितनी है? 96 टोटल टीचर है। ठीक है, इसका 3/8 भाग उच्च स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर हैं। तो 96 का 3/8 कितना होगा? आप कर लेते हैं 96 का, हम कर लेते हैं 3/8। ये ऐसे अध्यापक हैं जो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाते हैं। तो कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 12 तिहाई 36। 36 टीचर ऐसे हैं जो उच्च लेवल के पढ़ाते हैं, जो उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाते हैं। ऐसे अध्यापक कितने आ गए हमारे पास? 36 टीचर आ गए। फिर बोल रहा है कि यदि उच्च स्कूली शिक्षिकाओं का 2/9 भाग गणित के टीचर हैं। टोटल 36 टीचर थे और इसका 2/9 अध्यापक ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। तो 36 का हम लोग क्या कर लेते हैं? 2/9। तो 9 चौका 36 और 4 दूना 8। 8 टीचर ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं? हमें मैथ पढ़ाते हैं। 8 टीचर ऐसे हैं जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए क्या कह रहा है कि तो वह उच्च स्कूली शिक्षिकाएं हैं जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, उनकी हमें संख्या बतानी है। आप बताओ, 8 टीचर ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। 36 टीचर टोटल थे उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाने वाले। कुल कितने टीचर थे? 36 टीचर थे। कितने टीचर थे? 36 टीचर थे। उसमें से कितने टीचर हैं जो मैथ पढ़ाते हैं? 8 टीचर वो हैं जो क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। तो टोटल बताइए कितने टीचर हैं जो मैथ नहीं पढ़ाते हैं? आप बताओ, 36 थे उच्च स्कूली कक्षाओं में कुल कितने टीचर थे? 36 में से कितने मैथ पढ़ाते हैं? 8 मैथ पढ़ाते हैं। तो कितने मैथ नहीं पढ़ाते होंगे? तो 28 मैथ नहीं पढ़ाते होंगे। 28 ऐसे टीचर हैं जो मैथ नहीं पढ़ाते होंगे। ठीक, बस हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न करिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2/3 माइनस 4/5 को हमको क्या करना है? सॉल्व करके इसकी वैल्यू लानी है। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। देखिए करना कैसे, इसको हम देख लीजिए आप। यहीं पे क्वेश्चन बोल रहा था कि 1/2 क्या है क्वेश्चन? कि 1/2, एक सेकेंड भाई, 1/2 माइनस दिया स्मॉल ब्रैकेट में 2/3 माइनस 4/5। हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। बॉड मास का रूल आप जानते होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट को हल करते हैं, लिख देते हैं इधर। आप ध्यान देख लीजिएगा, एक रूल होता है क्या? बॉड मास का। ठीक है, बी मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ को हल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? ऑफ मीन्स होता है का, जहाँ पे का लिखा होगा या ऑफ लिखा होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर डी मतलब क्या होता है? डिवाइड। एम मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए मीन्स क्या होता है? एडिशन। एस मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मझले को, और फिर करते हैं हम सबसे बड़े ब्रैकेट को। ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा से। डिवाइड आप जानते हो, मल्टीप्लाई भी आप जानते ही होगे, एडिशन आप जानते होगे, सब्ट्रैक्शन भी आप जानते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा क्रम। इस क्रम से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। और ये हो जाएगा, ये होगा 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12। ठीक है, और ये रहा हमारा 1/2 और ब्रैकेट के सामने क्या है हमारा? माइनस। सॉल्व करेंगे 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 10 माइनस 12 कितना हो जाएगा? -2। और ये रहा 15। ये स्मॉल ब्रैकेट में ये रहा 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये होगा 2/15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 15 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो 15 2 से जब 30 में डिवाइड करेंगे तो 15, 15 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 से हम 30 में डिवाइड करेंगे 2 बार, और 2 से 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4। और प्लस का साइन था, हमने प्लस लगा लिया। तो 15 और 4 कितना होगा? 19। और नीचे हर में कितना आ चुका है? 30। 19/30।
सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया 19/30। तो राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है, हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, करिएगा बस सॉल्व। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य का मतलब होता है फेस वैल्यू। अंकित मूल्य का मतलब क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य का मतलब ये पूछ रहा है, अंकित मूल्य मुझे कहते हैं फेस वैल्यू को। फेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। फेस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, बस सॉल्व करिए। फेस वैल्यू का मतलब जानते हो, फेस वैल्यू का मतलब ये होता है कि वास्तविक किसी नंबर में, किसी संख्या में अंक का जो वास्तविक मान होगा वही उसका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, वही उसका क्या होता है, अंकित मान होता है। बस इसको सॉल्व करिए। जैसे 4782 में 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 ही होगा। तो 32170 में 7 का अंकित मूल्य क्या होगा, 7 ही होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का क्या पूछ रहा है, अंतर। तो 7 - 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 7 - 7 कितना होगा, 0। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता है इस सवाल में कि सर 4782 और 32170 में 7 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर क्या होगा। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या होगा। अगर मान लीजिए ये पूछ दे कि स्थानीय मानों के बीच का अंतर, क्या पूछ दिया हमें, स्थानीय मानों के बीच का अंतर, स्थानीय मानों के बीच का अंतर पूछे, तब कैसे करेंगे, इसको आप यहीं पे देख लीजिएगा। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस, मतलब कि ये 7 किस प्लेस पे है और यहाँ पे जो 7 है वो किस प्लेस पे है। आप बताओ, यहाँ पे 4782 में 4782 और एक था हमारा क्वेश्चन क्या था, 32170, ये हमारा क्वेश्चन था। और इसमें भी पूछा कि 7 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर क्या होगा। अब बताओ 7 में, यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू क्या है, 7 किस स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 700। इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 700। यहाँ पे देखो आप 7 किस प्लेस वैल्यू पे, मतलब 7 किस स्थान पे है, दाएं के अंक पे ना कहीं ये 70 होगा। इसका प्लेस वैल्यू 70 आया, इसका प्लेस वैल्यू कितना आया, 700। इन दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कर ले तो ये कितना आ जाएगा, 10। ये हो जाएगा 0, 10 में 7 गया 3 और बचा कितना, 6। अगर पूछ दे कि प्लेस, क्वेश्चन बोल दे कि 4782 और 32170 में 7 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर क्या होगा, तो क्या होगा अंतर, 630। हमसे पूछा क्या था, फेस वैल्यू के बारे में। अगर फेस वैल्यू पूछा तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, 0। राइट आंसर क्या होगा, 0। और प्लेस वैल्यू पूछे तो 630 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब जानते होंगे आप, पूर्ण संख्या का मतलब होता है एक कंप्लीट नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर। जैसे कोई नंबर पॉइंट में ना हो, जैसे इस टाइप के नंबर नहीं काउंट होंगे। जैसे ये 1.1 ये हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है, 1.3 ये हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर का मतलब एक नंबर कंप्लीट होना। जैसे 2 एक क्या है हमारा, एक कंप्लीट नंबर है। 1 हमारा क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। 5 हमारा क्या है, कंप्लीट नंबर है। ऐसे संख्याओं के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याओं के बारे में पुट कर लो, कोई सा भी पूर्ण संख्या, आप कोई सा भी एक कंप्लीट नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 1, ए हम यहाँ पे पुट कर ले रहे हैं क्या, 1, बी कितना पुट कर लेते हैं 2 और सी कितना पुट कर लेते हैं 3। आपकी इच्छा जो वो पुट करिएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अगर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू हम कितना ले रहे हैं 2, और इधर हम b की वैल्यू कितना ले ले 2 और a की वैल्यू कितना ले ले 1। सॉल्व करेंगे तो बताओ 1 और 2 कितना होगा 3, और इधर भी सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3। कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ चुका है, राइट हैंड साइड के। हमें पूछा है सत्य नहीं है, ये हमारा क्या अब तक है, ये सत्य है ना। दूसरा क्वेश्चन, a की वैल्यू कितना पुट करते 1, b का वैल्यू कितना है -2 हो जाएगा ये, और b की वैल्यू 2 माइनस a की वैल्यू 1। 1 - 2 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। 1 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, -1, और इधर करेंगे तो 2 - 1 कितना आएगा 1। क्या यहाँ पे बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या आया, नहीं आया। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है
गलत है। ठीक है, अब चाहो तो अगला भी देख लो। एक रखें, यहाँ पे क्या रख देते हैं 2, और इधर रख लेते हैं 2 गुणे 1। इस यहाँ पर भी आप देखो तो 1 गुणे 2 2, और 2 गुणे 1 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे पुट करें 1 + 2, और ये हमारा क्या रहा 3, और इसको पुट करें 1, ये हो जाएगा 2, और ये हमारा रहा 3। सॉल्व करेंगे 2, पहले सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 2 और 1 3, और 3 3 कितना होगा 6, और इधर सॉल्व करें तो 2 और 3 5, और 5 और 1 6। इधर भी क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ चुका। हमसे पूछा था निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, बताओ इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। बी ऑप्शन, जो ये ऑप्शन नंबर बी है, क्या है ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित कर दिया, और उसे भागफल कितना मिला 21, और शेषफल 3 मिला। अपनी गलतियों का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। किससे विभाजित करना था, 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने विभाजित किससे किया 9 से। तो मान लेते हैं किसी संख्या को हम किससे विभाजित करते हैं 9 से। मान लेते हैं वो संख्या हमारी क्या रही होगी x, मान लेते हैं, मानने में क्या, मान लेते हैं वो संख्या x रही होगी। रानी ने उसे 9 से विभाजित किया, उसे भागफल कितना मिला 21। भागफल किसे मिला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाजक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाजक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भागफल, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भागफल। ठीक है, जब 21 क्या क्या रानी ने क्या, और भागफल कितना आया 21, और शेषफल कितना मिला 3। नीचे सॉल्व करने के बाद जो बचता है वो हमारा क्या होता है शेषफल, वो हमारा क्या होता है शेषफल होता है। ठीक है, रानी ने ऐसे ऐसे किया, जो काम हमने कर दिया। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। रानी ने उसे उस संख्या को किससे विभाजित किया 9 से। मान लेते हैं वो संख्या x थी, हमने 9 से विभाजित किया, तो भागफल कितना आया 21, और सॉल्व करने पे शेषफल कितना आ चुका है 3 आया। ठीक है, फिर कर जब उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने इस संख्या को किससे विभाजित किया 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा। पहले वो संख्या पर पता कर लेते हैं, वो संख्या कौन सी होगी। आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि संख्या को हम किसी संख्या, मतलब हम जब भाग देते हैं चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, ये वाला इस नंबर को इस नंबर से क्या करते हैं, मतलब भाजक को भागफल से क्या करते हैं गुणा कर लेते थे, और शेषफल को ऐड कर देते हैं, तो बीच वाली संख्या आ जाती। वैसे एक फार्मूला बन जाता है कि भाजक क्या लिख देते हैं हम, फार्मूला क्या बन जाता है हमारा, भाजक गुणे भागफल क्या बन जाता है, भाजक गुणे भागफल प्लस इसमें हम क्या जोड़ देते हैं शेषफल, इसमें हम क्या जोड़ देते हैं शेषफल जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या मिल जाती है वो संख्या में मिल जाती है। तो भाजक हमारे पास क्या है, भाजक हमारे पास क्या है 9, भागफल कितना आया हमारे पास 21, और शेषफल हमारे पास कितना आ चुका है 3। सॉल्व करेंगे तो ये हमारी क्या आ चुकी होगी, बीच वाली संख्या कहीं ना कहीं x आ चुका होगा। सॉल्व करेंगे 9 1 हम 9 दूना के 18, ये हो जाएगा 189, और इसमें हम 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 192। वो संख्या कौन सी रही होगी जिससे 9 से भाग, वो संख्या 192 रही होगी जिसमें हमने 9 से भाग दिया, तो भागफल कितना आया 21, और शेषफल कितना आया 3। वो संख्या में पता होगी। ठीक है, अब इसी संख्या में हमें किससे भाग देना, अब 192 में हमें किससे भाग देना है 6 से। 192 में हम क्या करते हैं 6 से भाग देते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए, ये होगा 36 का 18, और 1 और 6 दूना के 12। आप बताओ शेषफल कितना हमें मिला, शेषफल हमारे पास कितना आया 0, और भागफल कितना मिला 32। भागफल 32, शेषफल 0। ऑप्शन नंबर इसमें ढूंढ लीजिएगा, भागफल 32 और शेषफल 0। ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन, ये 9 नहीं है यहाँ पे, 1 मिनट इसको सही कर लीजिएगा, 1 मिनट, ये 9 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से प्रश्न में मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। हाँ, क्वेश्चन अभी ये बन गया। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है,
हाँ, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, समान हो, जिसका हर क्या हो, समान हो। जैसे आप हर जानते होंगे, उम्मीद है आप लोग अंश और हर के बारे में जानते होंगे, ठीक है, फिर से हम बता देते हैं। जैसे ही आप देखो 1/2 में 1/1 क्या है हमारा, अंश है, 1 हमारा क्या है, अंश है, और 2 क्या है हमारा, हर है। अंश को हम लोग न्यूमिनेटर भी बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है। हमने बताया ऐसा भिन्न जिसमें हर क्या हो, ऐसा भिन्न जिसमें हर क्या हो, समान हो, ऐसा भिन्न जिसमें हर क्या हो, समान हो, ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न। इसमें देखिए हर किसमें समान है, इसमें देखिए हर 3 है और इसमें 2 है, समान नहीं, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, ये भी समान नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे भी हर 4 है और यहाँ पे भी 4 है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि वो कौन सी संख्या इसमें से है जो पूरी तरीके से घन नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। 729 का अगर आप फैक्टर करो, आप एलसीएम विधि से करोगे तो भी आ जाएगा। अगर डायरेक्ट विधि का जानते हो, जैसे आप मान लो 729 किसका क्यूब है, आप बताओ, तो ये कहीं ना कहीं 9 का होगा ना। अब देखो 729 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 729। ये किसका क्यूब है, 9 का। 333 देखते हैं इसको। ये बताओ 1000 किसका क्यूब होगा, 10 गुणे 10 गुणे किसका, 10 का। ये भी देखो 10 का ये क्यूब है 1000, ये भी 10 का घन है ना। और इसको आप देखोगे 216 का, तो कहीं ना कहीं 6 36, हाँ ये किसका हो जाएगा, 6 का। ये किसका होगा, 6 का। आप देखो 6 गुणे 6 करेंगे 36, और 36 का 6 में गुणा करेंगे तो 216। कहीं ना कहीं ये किसका, 216 किसका घन है, 6 का। 10 किसका घन है, अरे 1000 मेरे भाई, 1000 किसका घन है, 10 का। 729 किसका घन है, 9 का। लेकिन आप 333 का फैक्टर करोगे तो कितना करोगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 111, यही होगा ना। अब बताओ अब कोई फैक्टर हो पाएगा, अब नहीं होगा। तो ये 333 किसी का भी घन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। अगला प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, देखते भी चलिएगा। सीखा एक ईंट भट्ठे पर, सीखा एक ईंट भट्ठा पर ईंटें खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये हैं तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि सीखा है कि भट्टा जानते हो ना, जहाँ पे ईंट बनती है, वहाँ की बात कर रहा है कि सीखा ईंट खरीदने गई, ठीक है। उसने देखा कि 2500 रुपये में, कितने में, 2500 रुपये में हमें कितना ईंट मिल रहा है, 1000 ईंट। कितना मिल रहा है, प्रति 1000 का मतलब होता है कि 1000 ईंट 2500 रुपये में मिल रहा है। 1000 ईंट 2500 में मिल रहा है, तो 4000 में कितने ईंट मिलेंगे। आप बताओ, हम खरीदने गए 1000 ईंट कितने का मिल रहा है, इधर चलो सही चल पाते। तो 2500 रुपये में कितना ईंट हमें मिला, 1000। 2500 रुपये में कितना ईंट मिला, 1000। तो 1 रुपये में, इसको सॉल्व कर लो, उल्टा हम कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 रुपये में कितने ईंट, तो ये हो जाएगा 1000 बटा में 2500 होगा। हमसे पूछा है कितने रुपए में, 4000 रुपये में। तो 1 रुपये में इतने ईंट, तो 4000 रुपये में कितने ईंट, सॉल्व कर देते हैं। 4000 पूछा ना, हाँ, तो 4000 में कितने ईंट, तो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1000 गुणे 4000 बटा में 2500। आप इतना धीरे धीरे या इतना बड़ा मत करिएगा, शॉर्टकट में भी, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब कम लैंग्वेज में भी कर सकते हो, ठीक है। आप इतना बड़ा मत ना करिएगा एग्जाम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 00 से 00 कैंसल, ये हो जाएगा 5 से कट करेंगे 5, और इसको कट करेंगे 2, और इसको कट करेंगे तो 5/40, ये हो जाएगा हमारा 800,
और 800 गुणे 200 कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा मेरे भाई 1600 आ जाएगा मेरे भैया। ठीक है, तो 4000 रुपये में कितने ईंट मिलेगा 4000 में कितने ईंट 1600 ईंट। 4000 में कितने ईंट मिलेगा 1600 ईंट मिलेगा। करिएगा अगला प्रश्न। क्वेश्चन कह रहा है कि मनी ने अपनी शिक्षिकाओं से कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ नियम है, देख लीजिएगा। इससे पहले कुछ नियम है, देख लीजिएगा। एक इधर हम बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। इधर हम क्या बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं। और एक इधर हम एक क्या बना लेते हैं, आयत बना लेते हैं। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं वर्ग। आता है आयत पे। आयत का मतलब क्या होता है, आयत का पहला प्रॉपर्टी, आयत की प्रॉपर्टी यही होती है ना, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं आयत बोलते हैं। जिसकी आमने सामने की, इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी और इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है, इसके कोने पे हमेशा वर्ग में कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90। वर्ग में चारों कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनेगा 90। यहाँ पर भी 90, यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90। आयत में भी चारों कॉर्नर पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90। यहाँ पे भी 90 और यहाँ पे भी 90 और यहाँ पर भी 90। अर्थात आयत के चारों कॉर्नर पे 90 डिग्री, वर्ग के भी चारों कोने पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। और तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है, तीसरा गुण हमारा ये होता है, एक सेकेंड, कि इसके जो विकर्ण होते हैं ना ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। वैसे ही जस्ट आयत में भी क्या होते हैं एक दूसरे के विकर्ण। ये जो ये विकर्ण है, विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन क्या होती है विकर्ण। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाई ये विकर्ण, ये हमारा विकर्ण, ये रहा विकर्ण। तो वर्ग में जो विकर्ण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। वैसे ही जस्ट आयत में भी विकर्ण क्या होते हैं आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, एक चीज बस यहाँ पे ये अंतर होता है कि इनके विकर्ण जो मिलते हैं ना, ये विकर्ण जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है। एक सेकेंड, विकर्ण जहाँ पे ये मिलते हैं ना, ये विकर्ण जहाँ पे ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहाँ पे ये मिलते हैं ना वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है। वहाँ पे बनता है कितने डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण। वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का। ऐसे इसमें देखिएगा ये रहा विकर्ण और ये हमारा रहा विकर्ण। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मिलते हैं ना, यहाँ पे जब विकर्ण मिलते हैं तो आयत में जहाँ पे विकर्ण मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। बस अंतर इतना सा है, वर्ग में जहाँ पे मिलेंगे 90 डिग्री का कोण होगा और आयत में मिलेंगे तो 90 डिग्री का कोण नहीं होगा। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वर्ग के सारे नियम आयत पे क्या होते हैं लागू होते हैं। आप देखो 90 डिग्री, यहाँ पे भी कॉर्नर पे 90, यहाँ पे भी कॉर्नर पे 90। इसके भी चारों कह रहा है कि इसमें सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं। आप ऐसा फिगर बनाओगे ना कि जिस आयत का एक ऐसा फिगर बनाना जिसमें सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, तो वो उसमें भी देखना कि वर्ग में उस फिगर में भी देखना कि यहाँ पर कॉर्नर पे 90 तो उस कॉर्नर पे भी क्या होगा 90 होगा। यहाँ पे D1 बराबर D2 होगा तो वैसे फिगर में भी D1 बराबर D2 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्ग के सारे नियम आयत पे क्या होंगे लागू होंगे, लेकिन आयत के सारे नियम वर्ग पे लागू नहीं होंगे। बस इतना सा। ठीक है, अब आ जाइए सवाल पे। कह रहा एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। आयत कहता है कि भैया आमने सामने की भुजा बराबर होगी तभी हम आयत हैं, लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि नहीं एकदम भुजाएं बराबर होनी ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती है, हो सकती है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमें ढूंढना क्या है कौन सा सही है। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, कह रहे सभी वर्ग आयत होते हैं। हाँ, सभी वर्ग क्या होते हैं आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं। कैसे, वर्ग के सारे नियम आयत पे क्या होंगे लागू होंगे। वर्ग के सारे नियम आयत पे लागू होंगे लेकिन आयत के नियम सारे वर्ग पे लागू नहीं होंगे। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब हम चलते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है 4:5:6 है, इसके कोणों का मान कितना होगा। आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। बस सॉल्व कर दीजिए। रेशियो में दिया तो हम x पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा हमारा 5x और ये हमारा हो जाएगा 6x। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का अनुपात इनको ऐड करें तो कितना होगा 4 5 9 6 15x, कितना हो जाएगा 15x। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 180 के। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 15 एकम 15 और 15 दूना के 30। x बराबर कितना आ चुका है 12। सारे वैल्यू रख लो, तो x की वैल्यू 12 ले जाके यहाँ पे रखेंगे तो 12 चौका 48, ये कितना हो जाएगा 48। इसको रखेंगे तो 12 पचे 60 और इसको रखेंगे तो 12 छक्का 72। समझ गए होंगे, उम्मीद होगा। फिर से आप ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं भैया, एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 होता है। आपको पता है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। तो बस वही तो हमने बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण थे 4x 5x 6x, तो इन तीनों का सम जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा 180 के। बस हमने सॉल्व किया तो x बराबर 12, तीनों को हमको पता करना था कितना कितना एंगल होगा, हमने x की वैल्यू ले जाके पुट कर दी। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या वो देख लो, उसके कोणों का मान कितना होगा, कितना कितना आया 48 60 72। आप देखो किसमें है 48 60 72, राइट आंसर कौन सा होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है, उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय 17:05 4:32 18:30 और 19:15 है। उसे कौन से रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े, हमसे ये पूछ रहा है। कहने का मतलब उसे कम समय लगे वो रेलगाड़ी से पकड़ना है जिसको कम समय में पकड़ ले या कम समय इंतजार करना हो। ठीक है, चलो देखो सवाल, देखो मेरे भाई, रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, डी। ठीक है, रेलगाड़ी ए का टाइम कितना है 17:05, रेलगाड़ी बी 4:32। अच्छा ये बताओ, आप ट्रेन देखते हो ना, ट्रेन में कितने घंटे का समय होता है 24 घंटे का। ट्रेन में कितने टाइम का होता है, ट्रेन में देखना आप कभी भी घड़ी कितने पूरा घूमती है 24 घंटे में होती है। कितने घंटे में होती है 24। तो ये 4:32 का मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये सुबह की बात कर रहा है। ये कब की बात कर रहा है, सुबह के 4:32 हो रहे हैं। ये रहा शाम के 18:30, ये रहे शाम के 19:15 और ये रहा शाम के, ये सारे कब के टाइम है ये देख लेना, हम लिख देते हैं भाई। ये रहा शाम का टाइम, ये भी कब का है शाम का, और ये भी कब का है शाम का। ये भी हमारा कब का है शाम में, और ये भी कब की शाम की बात है। अब चलो सवाल पे, कह रहा रागिनी दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे का मतलब कितने बजे टाइम, दोपहर के 2 मतलब 12, तो एकदम रिजेक्ट होता है, दोपहर होता है 1 2, मतलब ये दोपहर के 2 बजे का मतलब कब की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है 14 बजे की। ये बात कब की बात कर रहा है 14 बजे की। ठीक है, आप बस इसको इससे देखते हैं। मान लो कि स्टेशन पे रागिनी 14 बजे पहुंची। ठीक है, अब बताओ 14 बजे पहुंची, अगर वो 17:05 तक वेट करे तो कहीं ना कहीं कितना समय वेट करना पड़ेगा उसे, 3 घंटे 5 मिनट। इसको देखो शाम को पहुंची है, सुबह तक वेट करेगी तो बहुत ज़्यादा समय वेट करना पड़ेगा। यहाँ से देखो 14 बजे मतलब 14 बजे पहुंची थी, 18:30 पर ट्रेन है, तो कहीं ना कहीं कितना घंटा वेट करना होगा, 4.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो 14 बजे पहुंची थी, 19:15 पे ट्रेन है, तो 5 घंटा 15 मिनट लगेगा। यहाँ से यहाँ इसको कितना वेट करना पड़ेगा 5 घंटा 15 मिनट। यहाँ पे देखो तो 4 घंटा 30 मिनट, यहाँ पे तो सुबह तक, ये तो बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो 3 घंटा 5 मिनट, तो कहीं ना कहीं सबसे कम समय किसमें लग रहा है, सबसे कम समय किसमें लग रहा है, रेलगाड़ी ट्रेन ए के लिए। सबसे कम समय किसके लिए लग रहा है, रेलगाड़ी नंबर या फिर रेलगाड़ी ट्रेन ए के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है,
वह 11 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। 1.5 फीट गुणे 1.5 फीट, 2 फीट गुणे 2 फीट, 2.5 फीट गुणे 2.5 फीट और 3 फीट गुणे 3 फीट। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वो टाइलों को बिना काटे बिछा सके? ठीक है, देखिएगा सवाल कितना बाई कितने का है। हम मान लेते हैं यहाँ पे किस 11/16 का है। कितना है? 11/16 का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आप बताओ? एरिया कितना होगा? आपको पता है ना, आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या था? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 16 दाब पे 160 और 6 ये कितना हो जाएगा? 176। कितना हो जाएगा? एरिया कितना आ चुका है? एरिया, एक सेकेंड भाई, एरिया कितना आ चुका है? 176। एरिया कितना आ चुका है हमारे पास? 176। ठीक है, और इस पूरे एरिया में हमें वर्गाकार टाइल लगानी है। हमें क्या लगानी है? टाइल लगानी है। जो ऐसी टाइलें हों जो बिना कट किए पूरी तरीके से पूरे कवर को क्या कर लें? घेर ले, या पूरे जगह को क्या कर लें? घेर ले। ऐसे हमें टाइल लगानी। एक चीज आप बताओ, अब ऐसा टाइल लगाना है कि जो पूरी तरीके से इसे छेक ले। तो ऐसा नंबर भी तो होगा ना जो पूरी तरीके से इसको कट कर दे, पॉइंटों में ना कट करे। ऐसा भी तो नंबर भी तो होगा जो ये पूरी तरीके से क्या कर दे? इसको कट कर दे, जो पॉइंटों में ना आए। आप बस सॉल्व करो। इसको करेंगे तो 1.5 गुणे 1.5 ये हो जाएगा 15 गुणे 15 225, मतलब 2.25। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है। जब भाग देंगे तो कहाँ जाएगा? पॉइंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, इसको देखो, ये रहा 2 गुणे 2 तो कहीं ना 4 फीट। ये हो जाएगा 1 वर्गाकार। अगर 2 गुणे 2 किए तो 1, इसको आप समझो, जैसे मान लो 2/2 का है तो ये 2 तो ये भी 2, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? 4। इसका एरिया कितना आ चुका है? 4। इस टाइल्स को इसमें सेट करें तो कहीं ना कहीं देखना, अगर ये पूरी तरीके से इसमें सेट होगा तो ये टाइल्स जितना इसका एक टाइल का जितना भी एरिया होगा इस पूरे एरिया को क्या कर देगा? कट कर देगा, तभी तो पूरी तरीके से सेट होगा। ठीक है, हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये 176 था पूरा एरिया, और एक टाइल का एरिया हो जाएगा 4। कट करे तो कितना होगा? 4 चौका 16 और 4 चौका 16। तो कुल कितने टाइल लग जाएंगे? 44 टाइल लगेंगी जो पूरी तरीके से इसको क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। और भी आप चेक कर ले सकते हैं। चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कैसा आएगा? पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब टाइल को क्या करना पड़ेगा? काट काट कर लगाना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है सुश्री रेणु अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया। ठीक है, और उनको अपना भार दर्ज करने के लिए कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तौला और औसत भार इतना है। समूह अ में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 8 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार कितना है? 38.8 38 दशमलव कितना? 2 किलो। अगर एक औसत का मतलब होता है पर लड़का। ठीक है, पर बॉय। अगर एक लड़के का वेट 38.2 kg है तो 8 लड़कों का कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 गुणे 38.2। तो टोटल भार कितना आ जाएगा? 8 गुना 16 और 3 का 24 और 6 30। थोड़ा देख लीजिएगा, सही है ना? 8 इटाएं 8 गुना 16 6 कैरी 1 8 इटाएं 64 5 कैरी 6 8 3 की 24 और 6 30 0.1 अनुपात हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 लड़कों का टोटल भार ये हमारे पास आ चुका। फिर उसके बाद क्या बोला? उसके बाद उन्होंने पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी को गलत भार प्रयोग कर दिया। 25.9 किग्रा की बजाय 25.9 किग्रा की बजाय उन्होंने 29.95 किग्रा भार का प्रयोग किया था। अच्छा भैया सॉरी, इसमें देखो करना था कितना? वेट करना था कितना? 25.9 किग्रा। वेट कितना हमें तो मतलब ऐसे बालों को ऐड करना था जिसका भार कितना हो? 25.9 किग्रा। लेकिन हमने लेकिन उसने यूज कितना किया? 29.5 किग्रे का। इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कितने का नुकसान हो रहा है? आप देखो नुकसान कितने का हो गया? ज़्यादा ऐड कर लिया। ये हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 29, यहीं पे देख लो, ये था कितना? 29.5 किग्रा और ये रहा हमारा 25.9 किग्रा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से ये हो जाएगा 6
और 8 में से 5 गया 3.6 kg। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस पूरे भार में 8 बच्चों का जो टोटल वेट आया था उसमें कहीं ना कहीं 3.6 kg ज़्यादा है ना। वेट करना था 25.9 किग्रा, हमने देखा वेट कर लिया कितना 29.5 किग्रा, कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा 3.6 किग्रा क्या कर लिया ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें से घटा देते हैं। 3.6 kg को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो रियल वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये रहेगा पॉइंट और ये हो जाएगा 2 और ये होगा 0 और ये हो जाएगा 1 सेकेंड, गलती हो रही कहीं पे, रुक जाओ भाई। चलिए देखिएगा, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा वेट आ चुका है 3.6 किग्रा। इसमें से हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 3.6 किग्रा घटाएंगे तो 305 में से, ये तो 6 से 6 चला, ये 305 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 302 किग्रा। कितना आ चुका है, रियल वेट कितना होना चाहिए 302 किग्रा, ठीक है। फिर हमसे पूछा था तो समूह का सही औसत भार, अब जाके 8 बच्चों का रियल में सही रूप से भार कितना है 302 किग्रा, ठीक है। औसत निकाला, औसत का मतलब पर बॉय या पर व्यक्ति, तो कितने लड़के थे 8, तो हम 8 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8 3 24, कितना हो जाएगा 8 3 24, ठीक है। और वो हो गया 6 62, तो 8 7 56 और फिर 6 फिर 8 7 56 और फिर जो होगा 4 तो 8 5 40, कितना हो जाएगा 37.75 किग्रा। कितना होगा औसत भार, कितना आएगा 37.75 किग्रा, कितना आएगा 37.75 किग्रा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रियांशु के पास 10 और 20 के नोट हैं, वह 50 बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का उपयोग करती है, ठीक है। यही राशि बनाने के लिए मतलब 50 रुपये बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं, अन्य कितने तरीके, मतलब उस तरीके को छोड़कर एक अलग तरीका बताना है, ठीक है। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना है, कह रहा है कि 10 और 20 के नोट का प्रयोग करना ही करना है, ठीक है। आप नोटों को दिक्कत स्थान मतलब नोटों को इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, सवाल देखिएगा। प्रियांशु ने कितने रुपए के नोट प्रियांशु 10 और 20 के नोट को यूज करके 50 रुपये बनाता है, यही है ना। 50 रुपये बनाया, कितने का नोट यूज किया 10 और 20 का। 20 के कितने नोट थे, 20 के कितने नोट थे 2 नोट और 10 के 1 नोट, ठीक है। इसने 50 रुपये बना दिया। हमको अब 50 के नोट बनाने हैं और 20 और 10 के नोट जरूरी है बनाने, तो वो कौन सा तरीका हो सकता है या कैसे बना सकते हैं, हमसे ये पूछा है। चलिए मान लेते हैं 20 और 10 की नोट यूज करें, तो मान लेते हैं एक नोट हम कितने का ले लेते हैं, एक नोट 20 का ले लेते हैं और 3 10 के नोट ले लेते हैं। तो यहाँ 20 और 10 का नोट का यूज करना है तो एक 20 का नोट ले लेते हैं और 3 10 के नोट ले लेते हैं, तो 50 बन जाएगा। और कोई चीज और कैसे 50 का नोट बन सकता है देखिएगा। और मान लेते हैं हम 20 के 2 नोट करें तो भी नहीं होगा, 20 का नोट ऑलरेडी पहले 10 हो चुका है, 10 के 2 नोट लें तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कितना होगा, सिर्फ एक ही नोट यूज होगा। कितने नोट यूज होंगे, एक ही नोट, मतलब एक ही। कर अन्य कितने तरीके हैं, इस तरीके को छोड़ के अन्य कितने तरीके हैं, इस तरीकों को हमें नहीं लेना है, तो अन्य कितने तरीके हैं, बस एक तरीका है। कितना तरीका है, एक तरीका है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा था कि कितने तरीके हैं, तो इसके अलावा कितने तरीके, एक ही तरीका है, ठीक। अगला प्रश्न करिएगा। नीचे दिए गए पैटर्न को अवलोकन कीजिए और अगला पद, मतलब पैटर्न को देखकर हमें अगला पद बताना है कि क्या होगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। पैटर्न को देख लेते हैं। देखिए 8 में सबसे डिवाइड है ना, तो अगले में भी जाहिर सी बात है इस ऑप्शन में 8 से डिवाइड तो होगा, ठीक है। हाँ अगला देखिए एक के बाद 2 आया, फिर 1 2 3, एक बढ़ता जा रहा है, तो 1 2 3 4, तो फिर अगले में क्या आएगा 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। तो 6 वाला तो ऑप्शन ऑलरेडी ऐसे ही कैंसल, ठीक है। बचा ये तीनों, इसमें देखना है 1 2 3 4, तो अगला में क्या आएगा 5, अगले में क्या आएगा 5, ठीक है। तो ये 4 वाला तो वैसे ही दोनों कैंसल, बचा कौन सा ये, फिर भी देख लेते हैं। फिर कह रहा है 9 8,
9 से फिर एक घटा 8, फिर 9 8 7 6, 9 8 7 हुआ, फिर 9 8 7 6 हुआ, फिर 9 8 7 6 5 होगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए